नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गहलोत डीकेजी क्लासेज में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो देखो, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और मैं भी बिजी होने के कारण आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर नहीं हो पाई थी। बट जो आपकी कल जो केवीएस का पीआरटी का जो एग्जाम होना है उसमें ज्योमेट्री एक अहम टॉपिक है। तो और आगे आने वाली जो शिफ्ट हैं जैसे 27 तक जो एग्जाम चलेंगे उनमें पीआरटी के लिए ज्योमेट्री अहम पोर्शन है, तो इसको हम जल्दी से खत्म करेंगे। और जो ये क्लास है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप एग्जाम से पहले इसको जरूर देखना है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, ज्योमेट्री को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले लाइन से शुरू करते हैं कि लाइन क्या होती है, उसके बाद में पैरेलल लाइन क्या होती है, उसके बाद में परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, उसके बाद में हम ट्राइंगल पे चलते हैं। तो ये सब सीखना है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग जीरो बेसिक से सीखेंगे और आपके एग्जाम में भी यही आने वाली है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आनी है और इनसे घबराना नहीं है। ज्योमेट्री एक देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको सिर्फ समझने की नीड है। ये बहुत बेसिक चीज़ें आएंगी आपके एग्जाम में। और जो एनसीईआरटी का जो लेवल है 10वीं तक का वो बहुत इजी है, उसमें जो कुछ थ्योरम है इंपॉर्टेंट है, उनके जो सीधे फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में, वो सारे कवर करवाएंगे। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक से देखते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि सबसे पहले लाइन क्या होती है, उसके बाद में जो लाइन सेगमेंट क्या होता है, जैसे रेखा और रेखाखंड। रेखा देखो, रेखा क्या होती है, जो जैसे ये कोई भी लाइन है, यहाँ पे इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है तो इसको एक लाइन बोलते हैं। यहाँ पे इस साइड भी ये चलती जाएगी और इस साइड भी चलती जाएगी, ये होगी लाइन। ठीक है, लाइन या रेखाखंड। और इसके बाद रेखा होगी ये। अब इसके बाद में क्या होता है कि जैसे दो पॉइंट निर्धारित कर दिए, यहाँ पे जैसे कोई भी दो पॉइंट निर्धारित कर दिए ए और बी, अब इसको क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब रेखाखंड। ठीक है, इसकी डिस्टेंस होती है, जैसे ए और बीच की दूरी होगी जैसे 2 मीटर। ठीक है, और इसमें लाइन में क्या है, कोई निर्धारित नहीं होती, तो ये लाइन होगी और ये क्या होगा, लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है कि पैरेलल लाइन होती है। पैरेलल लाइन क्या होती है कि जो दो लाइनों की जो इक्वल डिस्टेंस होती है, यहाँ से हर पॉइंट पे जो इक्वल डिस्टेंस होती है उनको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से इसकी डिस्टेंस है वो भी 2 मीटर है और यहाँ से भी इसकी डिस्टेंस इस लाइन से, जैसे ये लाइन ए है और ये लाइन बी है, तो ए और बी की लाइन की हर जो इनकी जो डिस्टेंस मेजर करते हैं तो सेम जो डिस्टेंस होएगी, तो अगर वो सेम है तो इनको क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का कोण बनाती हैं तो इनको बोलते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, ये ए और बी, तो इसको लिखते हैं ए परपेंडिकुलर है बी या बी परपेंडिकुलर है ए। ये कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। क्लियर है ये चीज। अब जैसे क्या होती है कि जैसे देखो दो लाइन ए और बी परपेंडिकुलर लाइन दे रखी है और इनको एक कोई भी रेखा सी है वो ऐसे तिरछी काटती है, तो यहाँ पे उनके जो एंगल बनते हैं उन एंगल को क्या बोलते हैं और उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन होते हैं वो सब देखने हैं हमें। जैसे देखो यहाँ पे इनको नोटेशन दे दी है, जैसे ये एंगल ए हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ऐसे 5, 6 और 7 और 8 दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। जैसे ये इसके पैरेलल है, ए पैरेलल है बी। अब देखो इनको कैसे डिनोट करते हैं, ये ऐसे करते हैं, ए पैरेलल है बी, और अगर परपेंडिकुलर है तो ए परपेंडिकुलर है बी पे, इनको ऐसे नोटेशन देते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो इन एंगल को क्या बोलेंगे, जैसे पहले होता है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं, जैसे आपका एंगल 1 और एंगल 8, ये आपस में क्या है, संगत कोण बोलेंगे इनको। जैसे एक कोण 8 है, ये दोनों बराबर होंगे, इसके जो ये लाइन है यहाँ से ये संगत कोण होएगा। ऐसे ही एंगल 2 है, वो किसका संगत होएगा, ये एंगल 7 के संगत हो जाएगा, एंगल 2 एंगल 7 के। ऐसे ही ये कोण एंगल 6 और एंगल 3 आपस में संगत होंगे, एंगल 4 और एंगल 5 आपस में संगत कोण होंगे। ठीक है ना। अब ये दोनों बराबर होंगे, जैसे ये अब ऐसे ये एंगल काटेंगे तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बना है ना वो ये इस एंगल के बराबर है, ऐसे ही ये एंगल जो बना है वो इसके बराबर है। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद में शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं जिनको। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 3 आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। अब जैसे कोई भी लाइन ऐसे आपस में काटती है ना, तो जो ये एंगल बनते हैं ना, ये शीर्षाभिमुख एंगल बोले जाते हैं। अब यहाँ से जैसे ये 1 बराबर है 2 और जैसे ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, ये आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, और ये आपस में बराबर होते हैं। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। क्लियर है चीज। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने ये दो लाइन देख ली है, दो लाइनों में ये आपस में काट रही है, तो ये एंगल 1 और एंगल 3 आपस में बराबर होंगे। क्लियर है ये चीज। ठीक है। अब शीर्षाभिमुख कोण, जैसे एंगल 5 बराबर है एंगल 7, ये भी शीर्षाभिमुख होगा। एंगल 6 का शीर्षाभिमुख कोण कौन सा है,
8 है। एंगल 2 का शीर्ष अभिमुख कौन सा है? 4 है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब इसके बाद में एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या बोले जाते हैं? जैसे एंगल 1 और 6। अब यहां से जैसे दो पैरेलल लाइन है, उनको ऐसे काटा जाता है, तो ये जो जैसे जेड बनता है ना, ये अब यहां जेड के अंदर जो कोण बनते हैं, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे ये एंगल 1 और एंगल 6 हो गए, ऐसे ही एंगल 2 और एंगल 5 हो गए, ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और देखो ऐसे हम शीर्षाभिमुख कोण से भी इसको एक जो एकांतर कोण है उनको बराबर कर सकते हैं। कैसे? अब देखो एंगल 2 बराबर है एंगल 4, और एंगल 4 बराबर है किसके? एंगल 5 के बराबर। तो एंगल 2 बराबर किसके होगा? एंगल 5 के बराबर। क्लियर है ये चीज? ये देखो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है। यहाँ से दो लाइन दे दी है आपको और उसके बीच में ऐसे ही तिरछी रेखा काट दी है, तो यहाँ से ये पूछ लेगा, ये एंगल दे देगा जैसे 40 डिग्री। क्लियर है? 40 डिग्री दे देगा तो आपको एंगल पूछ लेगा एंगल 5 कितना है। तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब जैसे इसने दे दिया ये 40 डिग्री दे दिया, और इसने पूछ लिया एंगल 8, एंगल 8 पूछ लेगा, तो ये 40 डिग्री है, तो यहां से एंगल देखो ये कितना हो जाएगा? एंगल 5 40 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद में ये क्या हो जाएंगे? 5 और 8 आपस में कौन से हैं? रैखिक कोण। रैखिक कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 180 में से 40 ये घट जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा? 140 डिग्री। अब देखो जैसे रैखिक कोण क्या होते हैं? जो एक लाइन पे बने होते हैं। यहाँ पे जैसे ये लाइन काट दी यहाँ पे, तो ये एक लाइन पे जो दो एंगल बन गए, जैसे ये और ये आपस में रैखिक कोण है, और इन दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब ये एक दूसरे के संपूरक होते हैं। अब संपूरक और पूरक दो तरह के कोण होते हैं, वो भी समझाएंगे। पहले ये चीज देखो कि रैखिक कोण है वो क्या होते हैं? एक दूसरे के संपूरक कोण होते हैं। ऐसे ही क्रमागत अंतः कोण, जैसे एंगल 1 और 5, जैसे यहाँ पे जो पैरेलल लाइन है और उनको कोई भी लाइन काटती है, तो अंदर वाले जो कोण बनते हैं उनको अंतः क्रमागत कोण बोला जाता है। और इनका जोड़ भी कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है? देखो एक 1 और 5 का जोड़ 180 डिग्री कैसे होगा? देखो 1 और 4 का 180 डिग्री होता है, 1 और 4 का 180 डिग्री होगा। 4 और 5 आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना? तो 4 और 5 आपस में बराबर होंगे, तो ऐसे ही इनका 1 और 4 का जोड़ 180 है, तो वैसे ही 1 और 5 का कितना जोड़ होगा? 180। ऐसे ही अगर ये पूछ ले यहाँ से कि ये एंगल दे दिया 50 डिग्री, तो ये पूछ ले यहाँ पे एंगल 5 कितना होगा? तो एंगल 5 कितना होगा? 180 में से कितना घटा देंगे? 50 डिग्री। ऐसे जो आपके क्वेश्चन आए हुए हैं वो सोल्व करके दिखाएंगे। पहले ये चीजें हमें बेसिक समझनी है कि संगत कोण क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण क्या होते हैं, रैखिक और क्रमागत अंतः कोण क्या होते हैं। क्लियर है ना? तो जो यहाँ पे रैखिक कोण क्या हो जाएंगे? एक लाइन के ऊपर जो दो कोण बनते हैं और उनका जोड़ कितना होता है? सम कितना होता है? 180 डिग्री। क्लियर है? जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है तो उनको बोलते हैं हम संपूरक या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है? और अगर जिनका जोड़ 90 डिग्री होता है तो इनको क्या बोलते हैं? पूरक। ठीक है? जैसे एक बार ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। एक बार मैं हट जाता हूं आगे से, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और थोड़ा सा इसको देखना है। ये क्लास आपको समझ में नहीं आई तो बार बार देखनी है, क्योंकि इसके बेस्ट ही जो ये आपका बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूं मैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें ये बेसिक है बिल्कुल, और आपको ये चीजें सीखनी होंगी। और ज्योमेट्री है, इसके बिना आ ही नहीं सकती आपको। अगर ये चीजें नहीं पता है तो ज्योमेट्री में आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्लियर है? चलो एक बार इसको मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको सप्लीमेंट्री एंगल बता देता हूं। देखो हमने इसमें जब ज्योमेट्री की क्लास है वो बिल्कुल लाइन से स्टार्ट की है, और लाइन के बाद में हम इसके बाद में ट्राइंगल चलाएं सीखेंगे, और उसके बाद में क्वाड्रिलेटरल सीखेंगे, इसके बाद में पेंटागन सीखेंगे। जो जो फिगर हमारी जैसे एक एक लाइन बढ़ती जाती है वैसे वैसे चीजें सीखते जाएंगे, और उसके बाद में लास्ट में जो हमारा सर्कल होएगा वो भी सीखेंगे। तो सारा जो बेसिक है पहले वो कवर करेंगे, उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कवर करेंगे। तो ये जो आपकी क्लास है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपके एग्जाम से पहले आपको ये जरूर देखनी है। क्लियर है ना? तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दो तरह के एंगल होते हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है पूरक, और ये क्या होता है? समपूरक। समपूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका दो एंगल का जोड़ θ1 प्लस θ2 कितना है? 90 डिग्री। क्लियर है? तो वो कौन से होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। और सप्लीमेंट्री कितना होता है? θ1 प्लस θ2 जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट आपके जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगर एक कोण 60 डिग्री दिया है तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल ज्ञात करें या उसका समपूरक कोण ज्ञात करें। तो एक एंगल 60 डिग्री दे दिया, यहां से एक कोई भी कोण 60 डिग्री दे दिया, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल पूछ लिया। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60 को 180 में से घटा देंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कितना बच जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है। ऐसे यहाँ पे पूछ लिया कि कोई एक कोण 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री दे दिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करो। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करेंगे तो जो 30 है इसको किस में से घटा देंगे? 90 में से। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज? चलो देखो नेक्स्ट। ठीक है ना? लाइन समझ गए आप, पैरेलल लाइन समझ गए, परपेंडिकुलर लाइन समझ गए। अब इसके बाद में लाइन सेगमेंट क्या होता है वो समझ गए हो। और इसके लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो दो पॉइंट के बीच में निर्धारित जो डिस्टेंस दी गई है उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और जिनकी जो डिस्टेंस है वो डेफिनेट नहीं है, कोई पॉइंट डेफिनेट है, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन, क्योंकि वो आगे बढ़ती जाएगी, उसकी कोई डिस्टेंस नहीं होती। क्लियर है? अब देखो एक लाइन से चले हम, इसके बाद में ट्राइंगल देखते हैं। आपके ट्राइंगल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं और ट्राइंगल को अच्छे से करते हैं। पहले इसका बेसिक देखेंगे हम और उस पे जो क्वेश्चन आने हैं उसको भी कवर करेंगे। ठीक है ना? तो ये आपको दिख रही होगी कि जो स्क्रीन पे ट्राइंगल क्या है। जैसे ट्राइंगल एबीसी दे दी है और एंगल ए के सामने ए दे दिया है, एंगल बी के सामने जो डिस्टेंस है वो बी दे दी है, और एंगल सी के सामने सी दे दिया है। तो देखो कोई भी ट्राइंगल है उसको बनाने के लिए क्या सबसे जरूरी क्या है? जैसे यहाँ पे आपको तीन डिस्टेंस की लाइन दे रखी है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। तो ट्राइंगल को बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि कोई भी दो भुजा है, कोई भी दो भुजा का सम क्या होता है? हमेशा जो तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? अब देखो कोई किसी भी दो भुजा का सम लगा लो, सबसे छोटी भुजा कौन सी है? 4 और 5 9। इन दोनों का जोड़ सबसे बड़ी क्या है? 6 है। 6 से बड़ा है तो ये ट्राइंगल क्या है? इन तीनों लाइन से हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो आपको अगर ऐसे दे दिया जाए जैसे 3 4 5 और 7, इसमें से ये 4 तरह की लाइन है, जैसे 3 मीटर की, 4 मीटर की और 5 मीटर की और 7 मीटर की। अब यहाँ पे पूछ ले कि वो यहाँ पे कितनी ट्राइंगल बनानी संभव है, ऐसा ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, प्रीवियस एग्जाम में आया हुआ है कि जो ये 4 तरह की डिस्टेंस देती है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 7 मीटर, तो इन चारों से कितनी ट्राइंगल बनाना संभव है। तो यहां से क्या है? हमने बताया था कि कोई भी दो A1 प्लस A2 हमेशा बड़ी होगी A3 से। कोई भी दो साइड है उनका जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, वही ट्राइंगल हम वो बना सकते हैं। अब देखो यहां से क्या करेंगे? देखो पहले ये देखते हैं, 3 4 और 5 लेते हैं, 3 4 और 5 लेते हैं, ये संभव है क्योंकि देखो सबसे छोटी क्या है? 3 और 4, और ये 5 से बड़ी होगी तो ये संभव होगी। इसके बाद में 3 4 और 7 लेते हैं, 3 4 और 7 लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 4 और 7 है, तीन तरह की होगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनका जोड़ कितना होगा? 7। 7 बड़ा नहीं है 7 से, ये इक्वल है, तो यहां से ये ट्राइंगल बनानी संभव नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो कोई भी लाइन होगी जैसे कि ये 7 मीटर की होगी। क्लियर है ये चीज? अब 7 मीटर की ये लाइन खींच दी हमने, तो अब देखो 3 और 4 की खींचनी है हमें, तो दो लाइन हमारी 3 मीटर और 4 मीटर की बच गई, ये 7 मीटर की होगी। अब 3 मीटर की मान लिया हमें सबसे छोटी यहाँ पे खींच ली है 3 मीटर, तो अब 4 मीटर की, तो ये 4 मीटर की यहां तक पहुंचेगी। क्लियर है ना? अब देखो 4 मीटर की यहां तक पहुंचेगी तो ये पॉइंट आपस में मीट नहीं करेंगे तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। अगर यहाँ पे ही आ जाते, ये मिलते कहाँ पे हैं? ये 3 यहाँ पे होगा 3 मीटर और बाकी का बच गया 4 मीटर इधर, तो ये इसी लाइन पे मीट करेंगे, तो ये ट्राइंगल नहीं बनेगी। क्लियर है ना ये चीज? क्योंकि देखो जो सबसे बड़ी लाइन है बाकी के दो का जोड़ है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए, तभी एक ट्राइंगल बनाना संभव है। अब इसके बाद में क्या लेते हैं? 4 5 और 7 को लेते हैं।
4, 5 और 7 का। अब देखो यहाँ पे सबसे छोटी कितनी है, 4 और 5। हम क्या करेंगे, जो अगर ट्राइंगल देखनी है, बननी संभव है, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी भुजाओं का जोड़ देखेंगे और वो तीसरे से बड़ी होती है तो वो संभव है। यहाँ पे 4 और 5 कितने आ गए, 9, 9 बड़ा है 7 से, तो ये ट्राइंगल भी क्या है, संभव है। तो हम इस तरह से देख लेते हैं कि कितनी ट्राइंगल संभव हो पाएंगी। 2 का जोड़ करके देख लेंगे, अगर तीसरी से बड़ा है तो वो ट्राइंगल आपस वो बननी संभव होगी। ठीक है ना। ऐसे ही हम क्या लेंगे, 3, 5 और 7 लेंगे। अब देखो पहले ये 3 ले ली, अब बाद में ये ले ली, 4, 5 और 7, और इसके बाद में 3, 4, 7 ले ली। अब 3, 5 और 7 लेते हैं। अब सबसे छोटी कितनी है, 8, 8 से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल भी कितनी, ये क्या है, संभव है। क्लियर है ना। तो ये ऐसी कितनी ट्राइंगल बनाना संभव हो जाएंगी, हमारी 3 ट्राइंगल बनानी संभव हो जाएंगी इनसे। एक तो 3, 4 और 5 बनेगी, दूसरी कितनी बनेगी, 3, 4 और 7 ये नहीं बनेगी। इसके बाद में 4, 5 और 7 ये भी बनेगी, और इसके बाद में कितनी बनेगी, 3, 5 और 7 ये भी। क्लियर है ये चीज। ठीक है। अब इसके बाद में क्या है कि हम इससे क्या सीखते हैं कि कोई भी ट्राइंगल है वो बनाने के लिए 2 भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होना चाहिए। क्लियर है ये चीज। अब इसके बाद में देखो जो ट्राइंगल के जो प्रकार हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं हम, जैसे कि ये न्यून कोण ट्राइंगल है, ये समकोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है। जैसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल और एक्यूट एंगल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल, इनको कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी न्यून कोण त्रिभुज है या अधिक कोण त्रिभुज है, वो सब कैसे डिसाइड कर पाएंगे हम। उनको क्या करेंगे कि हम जो 2 भुजाओं का जो स्क्वायर है, 2 भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ेंगे, अगर वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है तो क्या है, वो हमेशा न्यून कोण त्रिभुज होएगी। क्लियर है ये चीज। मतलब एक भुजा का, अब यहां पहले, इससे पहले हम समकोण त्रिभुज देखते हैं। समकोण त्रिभुज से हम सीख पाएंगे, जैसे ये कोई समकोण त्रिभुज है, मतलब एक एंगल है वो 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के क्या देखते हैं, ए बी और ये सी है, तो यहाँ पे क्या होता है पाइथागोरस में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होता है। तो अगर 2 भुजाओं का जोड़, 2 भुजाओं का स्क्वायर करके हम जोड़ते हैं, तो अगर वो तीसरी के बराबर है तो इसका मतलब वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज, समकोण ट्राइंगल। ठीक है। अगर 2 भुजाओं का जोड़, जैसे यही ए बी और सी, 2 भुजाओं का जोड़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर बड़ा है किससे, सी स्क्वायर से, तो ये क्या होगा, न्यून कोण त्रिभुज। क्लियर है चीज। ठीक है ना। अब देखो अगर 2 का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये छोटा है सी स्क्वायर से, मतलब इस भुजा का और इस भुजा का स्क्वायर है ए बी और सी, ये जो सी का स्क्वायर है वो बड़ा होगा। देखने से ही पता लग रहा है कि ये कोण क्या होगा, 90 डिग्री से अधिक होएगा। अधिक कोण का मतलब ये अधिक कोण होएगी, अधिक कोण का मतलब है ये 90 डिग्री से, एक कोण है वो 90 डिग्री से अधिक होएगा। ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। अगर ये दोनों तीनों, अगर 2 का जोड़ 1 के बराबर है, तीसरी के बराबर है, तो वो समकोण होएगी, मतलब एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री का होगा। और अगर यहाँ पे 2 का जोड़ और तीसरी के जोड़ से बराबर होता है, तो इसका मतलब है वो तीनों कोण है वो सारे 90 डिग्री से कम होंगे। और अगर 2 का जोड़ तीसरी के जोड़ से कम है तो स्क्वायर का, तो वो क्या होता है, अधिक कोण, मतलब उनमें एक कोण है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। क्लियर है। ये 4th पॉइंट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, जो आपको कोई भी एंगल दिया गया है और जैसे थीटा है कोई भी, वो थीटा है 180 और 360 के बीच में होना चाहिए, और उसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, उसको हम 360 में से घटा देते हैं। जैसे अगर कोई भी एंगल पूछ लिया, जैसे 180 और 360 के बीच में, जैसे 200 है, 200 कोई एक थीटा दे दिया 200 डिग्री, और अगर इसका पूछ लेता है कि वो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, हम 360 में से 200 डिग्री घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। तो 200 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल कितना हो जाएगा, 160 डिग्री। क्लियर है ये चीज।
ठीक है। अब इसमें देखो त्रिभुज में, इससे आगे देखते हैं कि त्रिभुज में क्या होता है कि इन सेंटर होते हैं आपके, ऑर्थो सेंटर होता है, सर्कम सेंटर होता है, और जो मीडियंस क्या होती हैं वो सब पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक बार आप ये देखो नेक्स्ट स्लाइड में आप थोड़ा सा देख सकते हैं, एक बार पढ़ो इस चीज को, मैं आपको समझाता हूँ फिर ये चीज। देखो ये चीज समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जैसे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि कोई कोण है, ये एंगल है, इसका बाइसेक्ट करना मतलब इसको दो भागों में विभाजित करना। जैसे ये एंगल ये बराबर हो जाएंगे, जैसे ये पूरा एंगल मान लिया 60 डिग्री दिया है, तो ये जो इसको समते विभाजित करते हैं तो ये कितने कितने के होंगे, 30 डिग्री के। तो जो ये क्या है आपका एंगल बाइसेक्टर। और ये कोई लाइन है, जैसे ये लाइन है 4 मीटर, अगर इसको कोई लाइन दो भागों में बांट देती है, जैसे 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो ये क्या है, साइड बाइसेक्टर। क्लियर है। और यहां से कोई पॉइंट से इस लाइन पे ये 90 डिग्री के एंगल बनाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन को, जैसे ये 4 मीटर की है, 2 मीटर इधर बांट दे 2 मीटर इधर बांट दे, तो इसको क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्लियर है ये चीज। और मीडियंस, इसके बाद में जो त्रिभुज में मीडियंस होती हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, अगर यहां से कोई मीडियन इस लाइन पे डाली जाती है, मीडियन का मतलब होता है कि यहां वर्टेक्स से कोई लाइन सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करे, तो उसको क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्लियर है ये चीज। तो यहां से फिर ये जो आपकी चार चीजें हैं, एक तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इन सेंटर अंत के अंदर, उसके बाद में सर्कम सेंटर, उसके बाद में ऑर्थो सेंटर, और एक मीडियंस, कैसे आपके जो मीडियंस आपके जो एरिया है त्रिभुज का उसको कैसे विभाजित करती है, तो सेंट्रोइड कैसे बनाती है, वो सब सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, जैसे अंत केंद्र कोण समद्वि विभाजक बिंदु पर मिलती हैं उसे अंत केंद्र कहते हैं। अंत केंद्र कोण समद्वि विभाजक, इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे ये त्रिभुज है, त्रिभुज से यहां का कोण का समद्वि विभाजक, इस कोण का समद्वि विभाजक, जैसे ये इसको समद्वि विभाजक कर दिया। क्लियर है। और ये आगे खींच दिया, ऐसे ही इसका, और ऐसे ही इसका, ये जैसे इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तीनों जो आपके जो त्रिभुज के तीनों एंगल हैं, उनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो जहां पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर, इन सेंटर या अंत केंद्र। ठीक है ना। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो समद्वि विभाजित करते हैं जो ये कोण, और वो जहां मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, अंत केंद्र या इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब जो इन सर्कल होता है आपका, यहां से जो ये इन सर्कल होता है, इसके मतलब जो त्रिभुज के अंदर इस पॉइंट से और आपकी ये डिस्टेंस बराबर रहेगी, आपकी ये है जो ये एक तरह से रेडियस हो जाएगी, इन रेडियस, जिसको इन रेडियस बोलते हैं, अंत केंद्र त्रिज्या। क्लियर है। और ये जो एंगल बनता है आपका यहां से ये जैसे ए बी और ये सी है, ठीक है ना। तो ए बी सी में ये जैसे ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल मान लिया थीटा, तो ये थीटा किसके बराबर होता है, थीटा होता है आपका 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल ए, क्योंकि इसका समद्वि विभाजित किया है इस कोण को, तो इसको दो बराबर भागों में तोड़ा गया है। तो यहाँ भी इसका प्रूफ नहीं करना हमें, अगर मैं इसका प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ बट वो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। आपको सिर्फ इतना सीखना है कि आपका अंत केंद्र क्या है और अंत त्रिज्या क्या होती है, और जो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आपका सीधा क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे दे देगा कि ये एंगल है, ये एंगल आपका दे दिया यहाँ पे 70 डिग्री, ठीक है। और ये इसके कोण के समद्वि विभाजक जहां मिलते हैं, यहाँ पे मान लिया ये आई है, तो एंगल पूछ लेगा आपका, अगर एंगल ए बराबर है 70 डिग्री तो एंगल बी आई सी बताओ कितना होगा। क्लियर है ये चीज। तो बी आई सी कितना हो जाएगा हमारा,
यहाँ 90 में से क्या जोड़ देंगे, 90 प्लस ए का आधा करके, मतलब 70 का आधा कितना हो जाएगा 35, 90 और 30 120 और 125 डिग्री। क्लियर है चीज। ये आपके क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस कंसेप्ट समझने हैं कि ये क्या होता है। इन सेंटर होता क्या है आपका, इन सेंटर क्या होता है, हमारे एंगल बाइसेक्टर जहां मिलते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं इन सेंटर। और यहाँ से जो ये त्रिज्या है ये बराबर होती है हमारी, जो सर्कल है यहाँ पे तीनों जगह टच करेगा, और जो इसका एंगल थीटा है वो क्या बन जाएगा हमारा 90 प्लस एंगल आप जो आपका जो समद्विभाजक करता है, जिसके सामने का जो कोण होता है ना उसका आधा हो जाएगा। जैसे ये एंगल पूछ ले, जैसे AIC, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल B। क्लियर है। ऐसे ही अगर ये एंगल पूछ ले तो ये एंगल कितना हो जाएगा, जैसे AIB, तो इसके सामने कौन सा एंगल है, C एंगल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस C का आधा। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप इन सेंटर निकाल सकते हो, और इन सेंटर में कोई एंगल दे रखा है तो उसके बाद में जो एंगल आपको ये पूछा गया है तो वो कोण भी आप बता सकते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इससे आगे चलें। देखो ये इन सेंटर हो गया। अब इसने पूछ लिया कि जो त्रिभुज का बाह्य कोण समद्विभाजित है वो कितना होगा। ये तो अंतः समद्विभाजक पूछ लिया, वो कितना हो जाएगा 90 प्लस जो हाफ ऑफ एंगल ए हो जाएगा, जिसके सामने हो जाता है। अब ये अगर बाह्य कोण पूछ लेता है कि जो इसके बाह्य समद्विभाजक हैं वो कितने होंगे, तो यहाँ पे ये 90 प्लस हाफ ऑफ ए है, अगर बाह्य पूछा है तो इसने इसका मतलब कितना हो जाएगा, वो 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए। क्लियर है ये चीज, ये आप इसमें क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे सीधा, ठीक है ना। हाँ भाई, इसका मतलब क्या है, जैसे अंतः और बाह्य में क्या फर्क है ये मैं समझाता हूं आपको। जैसे ये ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, अगर इसका अंतः समद्विभाजक मतलब आंतरिक तो ये हो गया है, अगर ये समद्विभाजक होगा, हमें एंगल दे दिया, ये कितना दे दिया, मान लिया ये एंगल दे दिया 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज, तो 60 डिग्री दे दिया, तो अगर ये एंगल पूछ ले तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हमारा 90 प्लस हाफ ऑफ ए, हाफ ये ए है तो ए का आधा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अब बाह्य कोण का समद्विभाजक पूछा है, जैसे यहाँ पे बाह्य मतलब त्रिभुज का बाह्य कोण ये होते हैं, यहाँ पे इसका समद्विभाजक और इसका समद्विभाजक जहां मिलते हैं ये एंगल कितना हो जाएगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 90 में इसका आधा जुड़ जाता है और यहाँ क्या हो जाता है 90 में इसका आधा घट जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 90 माइनस और एक आधा कितना है 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है ये चीज, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमें ये क्लास है जल्दी जल्दी करनी है और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक करने हैं हमें और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके केवीएस के हिसाब से, क्योंकि केवीएस में नंबर सिस्टम और ज्योमेट्री है वो बहुत अहम पोर्शन होएगा आपका। 20 क्वेश्चंस आने आपके, जैसे 20 नंबर का जो पोर्शन है मैथ का उसमें से आपका 10 से 12 नंबर का नंबर सिस्टम और सिर्फ ज्योमेट्री में से आएगा, क्योंकि मेंसुरेशन का जो पार्ट है वो मैं ज्योमेट्री में ही कवर करवा दूंगा, जो 2D का है, क्योंकि एरिया जो होता है आपका वो है ज्योमेट्री में ही कवर हो जाएगा। तो आपका ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम से 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। मैं नंबर सिस्टम की जो पूरी सीरीज है जो इंपॉर्टेंट आपके केवीएस के हिसाब से बनती है वो सारे मैंने करवा दिए हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा नीचे। अगर वो नहीं देखी है तो नंबर सिस्टम की क्लास भी जरूर देख के जाना है, और ये ज्योमेट्री की तो देख के ही जाना है आपको। देखो ज्योमेट्री बहुत आसान टॉपिक होता है, और देखो मेरा तो ये बहुत फेवरेट है ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम दोनों, और दोनों ही आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं। आपका जो पोर्शन है 20 नंबर का उसमें जो मैक्सिमम वेटेज रहेगा वो ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम का ही रहेगा। क्लियर है ना ये चीज। तो चलो देखो ये अगला क्या है, लंब केंद्र। लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जो हमारे जो वर्टेक्स से सीधे जो परपेंडिकुलर डाले जाते हैं सामने वाली भुजा पे और वो जहां मिलते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र। क्लियर है। जैसे यहां से सीधा सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का, यहां से सीधा सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का, और यहां से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का, और जहां ये मिलते हैं
ये सर, ये थोड़ा सा ठीक नहीं बना है। तो यहाँ पे जैसे ये जो पॉइंट है हमारा, ये कौन सा हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर हो जाएगा हमारा, ये 90 डिग्री पे। क्लियर है चीज। और जैसे ये एंगल ए बी और सी दिए हुए हैं त्रिभुज में, अगर ऑर्थो सेंटर की बात की गई है, ये कहा गया कि सीधा वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाला गया है सामने वाली भुजा पे, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि ये एंगल ए है, ये हमारा एंगल है, ये 50 डिग्री का हो गया। तो ये बताओ एंगल बी ओ सी कितना होगा, ये ऑर्थो एंगल हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा जो, वो कितना, 180 में से आपका एंगल ए घट जाएगा। क्लियर है चीज। तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से 50 घटाएंगे तो ये कितने का हो जाएगा, 130 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। आपके सीधे ऐसे क्वेश्चन आने हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इन सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, और सर्कम सेंटर क्या होता है। तीन चीज अहम है त्रिभुज में, आपके तीनों में से आपका एक क्वेश्चन तो मस्ट ही मस्ट आपके एग्जाम में आना है। कैसे, अब देखो इन सेंटर में क्या बताया था, इसका 90 में से इसका आधा जोड़ देंगे इस एंगल का। ऑर्थो सेंटर में क्या बता दिया, जो जैसे परपेंडिकुलर सीधा डालते हैं उसमें क्या है, इन सेंटर क्या होता है, कोण समद्विभाजक। ऑर्थो सेंटर क्या है, यहां से सीधा परपेंडिकुलर डालता है, ये कोई एंगल समद्विभाजक नहीं है, यहाँ पे एंगल को बाइसेक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा, 180 में से घट जाएगा। और एक चीज होती है सर्कम सेंटर। अब देखो अगले वाले में, परिकेंद्र जिसको बोलते हैं, सर्कम सेंटर मतलब आपका परिकेंद्र जहां बनता है उसका सेंटर, जो त्रिभुज के बाहर जो सर्कल बनता है, जैसे ये इसका जो सर्कल होएगा उसको बोलते हैं सर्कम सेंटर या परिकेंद्र। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये जो आपके जो साइड बाइसेक्टर होते हैं वो जहां मिलेंगे उनको बोलते हैं सर्कम सेंटर। जैसे साइड बाइसेक्टर मतलब जो भुजाओं का जो समद्विभाजक है, जैसे इस भुजा का ये समद्विभाजक है, और इस भुजा का ये समद्विभाजक है, और इस भुजा का ये समद्विभाजक है। तो ये जहां भी मिलेंगे इस पॉइंट पे, ये हो गया आपका कौन सा, सर्कम सेंटर। ठीक है ना। अब जैसे ये आगे मिल गया, ये आगे मिल गया, और ये यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो भुजाओं के जो समद्विभाजक हैं वो जहां मिलेंगे उनको बोलते हैं सर्कम सेंटर, मतलब परिकेंद्र का सेंटर हो जाएगा। अब यहां पे जैसे ये एंगल दे दिया आपको 40 डिग्री, एंगल ए दे दिया 40 डिग्री, और अगर ये सर्कम सेंटर है मान लिया, एंगल बी ओ सी पूछ लिया आपसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल, ये आपका एंगल ए का दुगना हो जाएगा, मतलब ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्लियर है ये चीज। ठीक है ना। तो आपके देखो बहुत जो अहम क्वेश्चन बनने हैं वो यहीं से आना। एक क्वेश्चन तो सीधा था कि इन सेंटर में क्या हो जाएगा, इन सेंटर पहला क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है आपके जो त्रिभुज के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो जहां मिलेंगे, जैसे ये कोण है इनको बाइसेक्ट करेंगे वहां जो मिलेंगे, और ये कोण कितना होता है इन सेंटर में, अंत केंद्र में ये होता है आपका 90 प्लस हाफ ऑफ ए, जैसे ये अगर ए बी सी है तो। क्लियर है ये चीज। अब यहां से सर्कम सेंटर क्या हो जाएगा, ये सर्कम सेंटर में यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे साइड बाइसेक्टर है, भुजाओं के समद्विभाजक, वो जहां मिलेंगे उनको क्या बोलते हैं सर्कम सेंटर। इसमें देखो ये यहां से क्या बनता है, ये अंत केंद्र। ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, वो भी बताएंगे हम आगे इसी क्लास में। और जैसे अब इसके बाद में ऑर्थो सेंटर हो गया, ऑर्थो सेंटर में क्या बताया है, वर्टेक्स से सीधे परपेंडिकुलर डाले जाते हैं, ये 90 डिग्री का होगा जैसे, और ये परपेंडिकुलर जहां मिलेंगे इनको क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, मतलब लंब केंद्र। और लंब केंद्र क्या होता है, जैसे ये ए बी सी है तो ये लंब केंद्र क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस ए, उसके सामने वाला। क्लियर है ना ये चीज। अब जो यहाँ पे जैसे ये पूछ लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका दुगना हो जाएगा, यहाँ ये पूछ लेता तो ये इसका दुगना हो जाएगा। क्लियर है चीज। अब इसके बाद में सेंट्रोइड देखते हैं, केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, और उससे पहले मीडियन मैंने आपको बताई थी, मीडियन क्या होती है, जो सामने वाली भुजा को दो समद्विभाजित करती है उसको क्या बोलते हैं, मीडियंस बोलते हैं।
मीडियन या माध्यिका। माध्यिका क्या क्या होती है? जहां पे जो वर्टेक्स से सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में विभाजित करती है उसको माध्यिका बोलते हैं या मीडियंस बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? मीडियंस। ये जैसे त्रिभुज दे दिया है, ये ABC है ट्रायंगल, यहां से ये भुजा सामने वाली भुजा को जैसे बराबर भागों में बांट रही है तो इसको क्या बोलेंगे? ये जैसे D है तो ये मीडियन है, ये सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांट दिया इसने, और यहां से ये इसको बांट रही है और यहां से ये जैसे इसको बांट रही है। क्लियर है चीज? जैसे ये सामने वाली भुजा को अगर बराबर भागों में बांट रही है तो यहाँ पे जो जहां ये मीडियंस मिलती हैं, जैसे ये O हो गया, जहां ये मीडियंस मिलती हैं उसको सेंट्रोइड बोलते हैं। और जहां सेंट्रोइड है जो, वो क्या है? जो मीडियन को किस रेशो में बांटता है? जैसे AO रेशियो OD के इस रेशो में हो जाएंगे 2:1 में। क्लियर है चीज? हमेशा मीडियन को सेंट्रोइड 2:1 में बांट देता है। अब जैसे BO और ये E और ये अप है तो BO रेशियो OE पूछे तो ये कितना हो जाएगा? 2:1। इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जामिनर? क्या पूछ लेगा? यहाँ पे ये दे देगा कि ये सेंट्रोइड है और ये दे देगा, लेंथ दे देगा 4, तो ये पूछ लेगा ये कितना है। क्लियर है? तो यहाँ हमें ये पता है कि AO रेशियो OD किस में है? 2:1 में। तो 2 की वैल्यू है वो कितनी दे दी? 4, मतलब 2 गुना। तो 1 की 2 गुना कितनी हो जाएगी? 2। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी? 2। क्लियर है चीज? और मीडियंस है ये जो आपके एरिया है उसको भी बराबर भागों में बांट देती है। अगर देखो तीनों मीडियन मिल रही हैं तो देखो इसका एरिया, ये जो एरिया है इसका, ये इनका एरिया आपस में सबका बराबर होएगा। क्लियर है चीज? ये जो 6 पार्ट हैं इनके 6 का एरिया है वो सबका बराबर हो जाएगा। ऐसे ही देखो अगर ये मीडियन है इस ट्रायंगल में, ये मीडियन है ABC और ये D मीडियन है तो ये जो ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है चीज? अब यहां से जैसे ये लगा लो, ये BE ये मीडियन है, ये बराबर भागों में बांट रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो ये एरिया और ये एरिया आपस में बराबर होंगे। क्लियर है चीज? तो आप सेंट्रोइड भी समझ गए होंगे कि मीडियन जहां मीट करती हैं, जहां मिलती हैं उनको क्या बोलते हैं? सेंट्रोइड बोलते हैं। और सेंट्रोइड है वो मीडियन को 2:1 में विभाजित करता है और मीडियन है वो त्रिभुज को क्या है? बराबर भागों में बांटती है उसके एरिया को। क्लियर है चीज? तो ये जो आपके जो 4 पॉइंट बताए हैं मैंने, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड, ये सारे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है वो सब में एक जगह ही होते हैं। जैसे कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC, इसका मतलब क्या है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल से जो ये मीडियन है जो इस भुजा को बराबर भागों में बांटेगी, इसका मतलब वो क्या है? 90 डिग्री पे भी कटेगी। ऐसे ही ये भी 90 डिग्री पे, और ये सेम ऐसे ही ये भी 90 डिग्री पे कटेगी। तो इसका मतलब ये बराबर भी होंगे आपस में, तो बराबर होंगे, ये मीडियन है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सेंट्रोइड हो जाएगा। और सेंट्रोइड हो जाएगा तो आप ये बताओ यहां से ये पॉइंट ये परपेंडिकुलर डालता है, मतलब वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डल रहा है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो सेंटर भी हो जाएगा। क्लियर है ना चीज? और आप ये बताओ ये बराबर भागों में विभाजित और ये परपेंडिकुलर भी है तो ये क्या है? साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है? ये साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यहाँ पे ये सर्कम सेंटर भी हो जाएगा। ठीक है? और यहां से अगर साइड बाइसेक्टर है तो ये क्या है? एंगल बाइसेक्टर भी होंगे। ये जो मीडियन ये एंगल बाइसेक्टर होंगे, एंगल बाइसेक्टर होंगे तो इसका मतलब ये क्या है? यही पॉइंट आपका इन सेंटर भी हो जाएगा। ठीक है? तो ये AO और O ये D लेते हैं तो ये किस रेशियो में हो जाएंगे? 2:1 में हो जाएंगे। क्लियर है ना ये चीज? अब यहां आपको एक चीज और बताता हूं मैं, आपका जो इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर है, आपका इन सेंटर और सर्कम सेंटर, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जैसे ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी भुजा A है यहाँ पे, तो इसका इन सेंटर और सर्कम सेंटर क्या होता है? A/√3 और A/√3
2√3। ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा आपका सर्कमसेंटर, और ये क्या हो जाएगा आपका इंसेंटर। ये आपकी भुजा अगर तीनों बराबर हैं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका मतलब जो इन सेंटर और इन रेडियस और जो सर्कम रेडियस है उनका रेशो क्या होता है, जो सर्कम रेडियस इनका रेशो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। मतलब जो इसकी बाह्य जो वर्त की त्रिज्या है और इसके आंतरिक वर्त की त्रिज्या होगी वो 2:1 में हो जाएगी। अगर जैसे बाह्य वर्त की त्रिज्या दे देता है यहाँ पे 4, तो उसके आंतरिक वर्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है ना चीज। क्योंकि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए इसकी भुजा देती है यहाँ पे 3 मीटर, तो इसका पूछ ले सर्कम सेंटर क्या हो जाता है, 3/√3। 3/√3 कितना हो जाएगा, 3/√3। ये देखो 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 डिवाइड बाई √3, तो 1√3 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, √3। ये तो सर्कम सेंटर हो जाएगा। क्लियर है। और इन सेंटर की बात करें तो इन सेंटर की क्या हो जाएगा, √3 और √3 डिवाइड बाई 2√3, तो √3 से ये कट जाएगा, तो √3/2। ठीक है, ये इन सेंटर हो जाएगा, मतलब आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी आपकी। क्लियर है ना ये चीज। ठीक है। और इसके बाद में क्या करते हैं, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज पढ़ते हैं। समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स मतलब जो दो त्रिभुज हैं उनका जो रेशियो है भुजाओं का, एंगल का, वो अगर बराबर दिया गया है तो उसको क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज या सिमिलर ट्राइंगल। इसका मतलब ये है जैसे कि ये बार्कर हो गया, इसके बाद में ये एक पेन हो गया, तो ये अगर इनकी डायमेंशन बराबर देती है, जैसे इसका जो रेडियस है वो रेडियस का रेशियो बराबर है इसका। क्लियर है। ये दिखने में अगर बराबर है तो इनको सिमिलर ट्राइंगुलर बोलते हैं, अगर यहाँ सिमिलर चीज बोलते हैं। अब ये देखो, ये जैसे दो मार्कर हो गए, देखने में आपको सिमिलर लग रहे हैं, पर इनकी ऑल जो डायमेंशन है वो तो डिफरेंट है, जैसे इनका हाइट में फर्क हो जाएगा या रेडियस में, बट ये दिखने में सिमिलर है, तो ये क्या बोले जाएंगे, सिमिलर मार्कर। ऐसे ही अगर त्रिभुज वो दिखने में उनका रेशियो अगर सेम है, एंगल का, दो एंगल का या दो साइड का, तो उनको क्या बोलते हैं, दो साइड का और एक एंगल का, तो उनको क्या बोलते हैं, सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है। तो जैसे मैं आपको समझाऊं, ये कोई ट्राइंगल ए बी सी दे दी, ये कोई ट्राइंगल पी क्यू आर दे दी। ठीक है। अब इसकी भुजा है ये दे दिया कि इनकी भुजा का रेशियो 2:1 है और ये सिमिलर ट्राइंगल है, और ये दे दिया कि ए बी सी सिमिलर है। सिमिलर का निशान ये होता है, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब सर्वांग का निशान ये होता है, तो सिमिलर का सिर्फ एक ये हो जाएगा, तो पी क्यू आर। तो इसका मतलब ये है कि ए बी बराबर है पी क्यू के, बी सी बराबर है क्यू आर के, और ए सी बराबर है पी आर के। ठीक है ना, इनका रेशियो के हिसाब से। तो 2:1 दे दिया, तो यहाँ पे दे देगा आपको बी दे देगा 4, ये ए बी 4 दे देगा, और पूछ लेगा पी क्यू क्या होता है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा। अब देखो ए बी अगर 4 दे रखा है, इसका मतलब 2 गुना 4 दे दिया, तो इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा, एक रेशियो में पी क्यू कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऐसे ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 है, ये 6 है तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कौन सी ट्राइंगल होगी आपकी, सिमिलर ट्राइंगल। क्लियर है चीज। ठीक है। अब ये देखो सिमिलर जो ट्राइंगल है उनकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं आप, जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारी प्रॉपर्टी एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको याद करनी है। जैसे कोई भी दो ट्राइंगल है वो सिमिलर दे दी है, तो उनके आपस में भुजाओं का जो रेशियो है वो भी बराबर होगा, और एंगल का रेशियो है वो भी आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे ये जो आपकी ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्राइंगल दे दी, इनको आपस में ये सिमिलर बता दी हैं, तो यहाँ आपस में जो इनके जो एंगल हैं, जैसे ए बी सी और पी क्यू आर आपस में सिमिलर दी गई हैं, तो एंगल ए बराबर एंगल पी होगा, पी क्यू के बराबर होगा, और सी आर के बराबर होगा। ऐसे इनका भुजाओं का रेशियो भी आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है। इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर है ना। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके, जो सिमिलर ट्राइंगल के आपको दे दिया जाएगा उनमें आपकी या तो भुजा दे दी जाएगी, साइड दे दी जाएगी कोई, और उसके जो सिमिलर ट्राइंगल है उसके कोरोस्पोंडिंग साइड आपसे पूछ ली जाएगी, या कोरोस्पोंडिंग एंगल आपसे पूछ लिया जाएगा।
ठीक है ना। वो आपके जो क्वेश्चन है, कोई 2-4 क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा भी दूंगा इसको कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट जो ये क्लास है बिल्कुल बेसिक है, आपको ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी, ठीक है ना। तो इससे नेक्स्ट देखो आप सर्कल की बात करते हैं। ओके, तो जो देखो ट्राइंगल हमारी एक तरह से जो आपका बेसिक है ट्राइंगल का वो मैंने सारा बता दिया है। इस पे जो क्वेश्चन आने हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। इसके बाद में हम वर्त की बात करते हैं। जो वर्त में कौन से जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आने हैं, आपके जो टाइप्स बननी है, वो सब मैं करवाऊंगा, ठीक है। पहले उससे पहले आपका वर्त का जो बेसिक है वो चीज सीखनी है आपको। ओके, तो देखो वर्त में क्या दिया गया है, या फिर ऐसा करें कि इस क्लास में सिर्फ ट्राइंगल ही पढ़ें और हम नेक्स्ट क्लास में हम इसको सर्कल से स्टार्ट करें और क्वाड्रिलेटरल हो गया, रोम्बस हो गया, वो सारे नेक्स्ट क्लास में करें। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करें, तो या फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं ये सब चीज़, ठीक है ना। तो एक चीज़ और इस क्लास में मैं बता देता हूँ कि जो जितनी से आपकी जो फिगर होंगे, जैसे ट्राइंगल हो गया, इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके बाद में पेंटागन हो गया, इसके बाद में हेक्सागन हो गया, इसके बाद में ऐसे चलता जाएगा, ठीक है ना। अब ऑक्टागन हो गया जैसे, और इसके बाद में जैसे आपका लास्ट में सर्कल आता है, बिल्कुल लास्ट में। क्योंकि सर्कल क्या होता है कि यहाँ से लोकी ऑफ पॉइंट जो इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं एक सेंटर से, यहाँ से जो ये सब का लोकस है वो सब का सेम है, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। अब यहाँ पे दो चीज और होती हैं, एक होती है कि ये तो हो गया जैसे 3 भुजा, 4 भुजा, 5, 6 और ऐसे चलती जाएगी और ये सर्कल का हो जाएगा। तो यहाँ ये पूछ ले आपको दे दिया जाता है कि इनका अगर पेरीमीटर है, कोई भी ये रस्सी है, जैसे ये रस्सी दे दी कोई इतनी लंबी, इसका पेरीमीटर मतलब एक ही रस्सी है, और इससे अगर फिगर बनाना है आपको तो किस चीज का एरिया सबसे मैक्सिमम होगा। तो मैं आपको ये बताता हूँ, जो मोर सिमेट्रिक फिगर होता है उसका एरिया हमेशा सबसे ज्यादा होएगा। मतलब इसका कि मोर सिमेट्रिक, सबसे ज्यादा सिमेट्रिक क्या है यहाँ पे, सर्कल। तो अगर इस रस्सी से अगर सर्कल बनाया जाएगा ना तो उसका एरिया मैक्सिमम होएगा हमेशा, ठीक है। अब उसके बाद में उससे कम कितना हो जाएगा, जो यहाँ पे सिमेट्रिक जितनी लाइन जितनी कम ज्यादा है, जैसे यहाँ पे हेक्सागन हो गया तो हेक्सागन का, इसके बाद में पेंटागन का, इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल का, और सबसे लास्ट में ट्राइंगल का। क्लियर है चीज। अगर एक ही रस्सी से मतलब पेरीमीटर सेम है और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से फिगर का सबसे ज्यादा एरिया होगा, आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, जितना ज्यादा सिमेट्रिक होएगा उतना ज्यादा एरिया होगा आपका। क्लियर है ये चीज। और इसके बाद में जैसे रेगुलर फिगर का, इनमें एक तो ये चीज तो होएगी, क्लियर है। अब इसके बाद में दे दिया जैसे कि स्क्वायर दे दिया और एक कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे दिया ऐसे ही, ठीक है। सेम इनका पेरीमीटर सेम है, जैसे इसका पेरीमीटर भी 20 दे दिया, जैसे 5 5 है, और इनका जैसे एक का 7 हो गया, एक का 6 हो गया, एक का 3 हो गया और एक का 4 हो गया, ठीक है। ये भी देखो इसका पेरीमीटर भी सेम हो गया, इसका पेरीमीटर सेम हो गया। जैसे ये कोई भी रस्सी थी मान लिया 20 मीटर की, इससे यहाँ पे एक तो बिल्कुल स्क्वायर बना दिया और एक ये क्वाड्रिलेटर बना दिया कोई, तो यहाँ पे एरिया किस चीज का ज्यादा होगा, इस चीज का हमेशा एरिया ज्यादा होगा। जो मोर रेगुलर फिगर होएगी उसी का एरिया ज्यादा होगा। जैसे इसमें स्क्वायर का होएगा, ऐसे ट्राइंगल में इक्विलेटरल ट्राइंगल का ज्यादा होगा, इसमें रेगुलर पेंटागन का, रेगुलर हेक्सागन का, और सर्कल का आपका सबसे ज्यादा एरिया होता ही है, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लास में आपको सर्कल भी समझाया जाएगा कि सर्कल में त्रिज्याखंड क्या होता है, रेडियस क्या होती है, इसके बाद में वर्तखंड क्या होता है, उनका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया, वो सब, और उसके बाद में कोड क्या होता है और उनके टेंजेंट क्या होते हैं, तो वो सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो आज की क्लास में जो आपका बेसिक था थोड़ा सा ज्योमेट्री का, हम लाइन को, ट्रायंगल को, वो सब लेके चले हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बेसिक होएगा आपका सर्कल का, क्वाड्रिलेटरल का,
पेंटागन का, वो सब कवर करवाएंगे। और उससे नेक्स्ट क्लास में आपके जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब करवाएंगे। ठीक है, तो देखो जो पीछे की जो नंबर सिस्टम की क्लास थी वो सारे हमने कवर करवा दी है। आपका जो नंबर सिस्टम जो आपके केवीएस में आना है वो सारा मैंने इसमें करवा दिया है। वो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वो जरूर देखें। और इसके बाद में जो ज्योमेट्री है ये बहुत अहम है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जरूर आपको ये सारी क्लास देखनी है आपके एग्जाम से पहले। मैं इसको जल्दी ही आपका 2 दिन में इसको पूरे चैप्टर को खत्म करवा दूंगा। ठीक है, और बीच में आपकी जो क्लास है वो किसी टेक्निकल इशू से और वजह से भी आपकी क्लास नहीं हो पाई, और 2 दिन मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी रहा था और इसके कारण वो क्लास नहीं हो पाई थी। बट अब आप आगे से ये सारी क्लासेस रेगुलर होएंगी। आपका जो ज्योमेट्री है वो ख़त्म करवा दिया जाएगा, इसके बाद में एक मैराथन क्लास होएगी, मतलब आपके एग्जाम से पहले वो ज़रूर देख के जानी है। और ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम तो मस्ट ही मस्ट करना है, क्योंकि आपका जो मैथ का जो मैक्सिमम पोर्शन है, वेटेज है, वो आपका ज्योमेट्री और नंबर सिस्टम से आना है। ठीक है ना, तो ज़रूर देखें, कॉन्फिडेंट रहें, आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, स्ट्रेस लेने की कोई नीड नहीं है। देखो ये लास्ट टाइम आ जाता है तो इस टाइम पे घबरा जाते हैं कि आधी तो जो प्रिपरेशन होती है उसमें ये सोचते हैं कि जो किया है हमने वो सारा भूल गए हैं। लास्ट के दिन आपको बिल्कुल चिल रहना है, कोई ज़्यादा स्ट्रेस लेने की नीड नहीं है। बस वो आपके वो फॉर्मूले हैं और जो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं उनका रिवीजन करना है सिर्फ। उसके बाद में बिल्कुल माइंड को स्ट्रेस नहीं देना है। हो सकता है तो आप जैसे माइंड को स्ट्रेस फ्री करने के लिए कोई मूवी देख सकते हैं या थोड़ा बहुत घूम सकते हैं। तो और बिल्कुल कोई भी, जैसे आपकी कोई भी फनी चीज़ लगती है वो आप कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की रात से पहले आपको अच्छे से नींद लेनी है, और अच्छे से नींद लेंगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से एक्टिव रहेंगे और एग्ज़ाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम हॉल में भी आपको स्ट्रेस फ्री रह के बिल्कुल और एग्ज़ाम देना है, और कॉन्फिडेंट रहना है बिल्कुल पूरे एग्ज़ाम के दौरान। एक मान लिया कि स्टार्टिंग में 1 2 4 5 क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो उनसे मोरल डाउन नहीं करना है, ये सोचना है कि जो आगे वाले क्वेश्चन हैं वो मेरे को सारे करने हैं, सारे आते हैं। यहाँ पे ऐसा हो जाता है कि स्टार्टिंग के 2 4 क्वेश्चन होते नहीं है तो उसमें भी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, स्टूडेंट सोचता है कि मेरा पेपर खराब हो गया है। तो वो सब चीज़ें आपको इग्नोर करनी है एग्जाम में। देखो एग्जाम में एक सिर्फ प्रिपरेशन ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, आप एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करते हो या एग्जाम को कैसे अपने हिसाब से टैकल करते हो, वो सब सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके सिलेक्शन में। देखो बहुत ज़्यादा तैयारी भी नहीं, नॉर्मल प्रिपरेशन होती है, वो भी बहुत अच्छे से एग्जाम को निकाल जाते हैं स्टूडेंट। क्यों? सिर्फ वो स्ट्रेस नहीं लेते हैं और जितना आता है अपना मैक्सिमम आउटपुट वहाँ पे देते हैं। तो वही आपको करना है, जितनी प्रिपरेशन है आपकी अब आप रिवाइज करो। लास्ट में जो ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम है मैथ में, वो सब करो। और जितने भी आपका जो इम्पोर्टेंट ये लगता है कि मुझे ये रिवाइज करना चाहिए, अब आपको नई चीज़ कोई पढ़ने की नीड नहीं है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पढ़नी है बिल्कुल। आपका जैसे एग्जाम जिनका 2-3 दिन के बाद में है या स्टार्टिंग में 21 या 22 को है, उनको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है। जितना करवाया है, जो पीछे आपने कर लिया है, वो सारा रिवाइज करना है सिर्फ, उसको अच्छे से कॉन्फिडेंट होके अपना पेपर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होएगा। ठीक है ना, और अगर ये क्लास और सेशन अच्छा लगे आपको तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करें अपने चैनल को और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना। थैंक यू।